मैं राघवेंद्र सिंह, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय एटा से आज मैं आपको हिंदी साहित्य और उसका काल विभाजन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखें तो चार भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चार कालों में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को विभाजित किया गया है। ये जो विभाजन है वो अलग अलग जो साहित्यकार हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन जो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है हिंदी साहित्य के इतिहास का वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा को संवत 1050 से संवत 1375 तक माना है। वहीं भक्तिकाल की सीमा को संवत 1375 से संवत 1700 तक माना है और रीतिकाल का समय जो है संवत 1700 से 1900 तक निर्धारित किया है और आधुनिक काल संवत 1900 से वर्तमान समय तक है। रामचंद्र शुक्ल का जो विभाजन है वो सर्वमान्य होने का कारण ये है कि उन्होंने जो रचनाएं थी, रचनाओं की जो प्रवृत्तियां थी, जो विशेषताएं थी, उनके आधार पर ये काल विभाजन किया है। बाकी और अलग अलग साहित्यकारों ने भी काल विभाजन किया है, लेकिन उन्होंने उस युग की प्रवृत्तियों को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। इसीलिए उन्होंने अलग अलग जो कालखंड हैं उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया। आदिकाल को उन्होंने एक नाम दिया था जिसको कहा जाता है वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल द्वारा सबसे पहले आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा गया। वीर गाथा काल इसलिए कहा गया कि इस समय में जो रचनाएं थी, रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति वीर गाथा काल के अंतर्गत वो रचनाएं शामिल है जो कि इनमें वीरों की वीरता का वर्णन है। चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे बीसल देव रासो हो, चाहे परमाल रासो जिसको आलाखंड के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा कुमार रासो इसी के अंतर्गत आती है। लेकिन वीरगाथा काल कहने के बाद कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की। आलोचना में ये कहा गया कि जो आदिकाल में लिखा गया साहित्य है उस संपूर्ण साहित्य को वीरगाथा काल नहीं कहा जाना चाहिए था। तो आदिकाल से संबंधित विस्तृत जो अध्ययन होगा वो हम आगे करेंगे। पहले हम इन चारों को संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं और फिर एक एक करके सभी कालखंडों के बारे में चर्चा करेंगे। भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक था। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की विचारधारा जो उत्पन्न हुई उसके बारे में कहा गया कि जब हिंदू जनता मुस्लिम आक्रांताओं से आक्रांत हुई और उनके द्वारा जो है पीड़ित की गई, तो हताश और निराश लोगों के सामने भक्ति के अलावा कोई दूसरा और मार्ग बचा नहीं था। इसीलिए उन्होंने उस समय उनका एकमात्र सहारा ईश्वर था। ईश्वर की पुकार की और भक्ति संबंधी जो है प्रवाह में वो मुड़ गए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भक्ति काल जो है वो किसी भी हताश या पराजित मनोवृत्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि वह मनुष्य की स्वतः स्फूर्ति थी, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जो कि स्वर्ण काल को कहा गया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा स्वर्ण काल कहा गया। इस कालखंड को क्या कहा गया? स्वर्ण काल कहा गया। और किसका? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। स्वर्ण काल कहा जाने के पीछे इसको अगर हम ध्यान से जब देखेंगे तो इसमें चार जो मुख्य धाराएं प्रभावित होती हैं, वो इनमें संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, चार शाखाओं के चार प्रमुख कवि, सूफी काव्य धारा के कवि जायसी, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि जो है वो सूरदास है। तो ये चार कवि श्रेष्ठ कवियों ने इस तरीके से रचनाएं की जो उस समय के जनमानस की जो समाज की जो प्रवृत्तियां थी, समाज की जो विशेषताएं थी या जो संस्कृति थी, उनका पूरा विवरण हमको इनकी रचनाओं में मिलता है। इसके बाद एक युग आता है जिसको कहा जाता है
कि वो रीतिकाल है, हिंदी साहित्य का रीतिकाल, जिसको कुछ साहित्यकारों द्वारा कला काल, कुछ को अलंकृत काल भी कहा गया, जिनके बारे में हम विस्तृत रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। रीतिकाल का, रीति का मतलब होता है परंपरा, यानी कि ऐसी रचनाएं जो कि लक्षण ग्रंथों पर आधारित हों, जिसमें नायक नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, अलंकार, रस, छंद आदि से संबंधित ग्रंथों की रचना की। लेकिन बाद में ये विचारधारा में भी दो प्रकार के जो कवि जुड़ते हैं, एक होते हैं रीति सिद्ध कवि और एक होते हैं रीति मुक्त कवि। दो प्रकार के रीति होते हैं, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में वो कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, और एक होते हैं रीतिबद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा एक और वर्ग जो था वो था रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि, इनमें वह कवि थे जो लक्षण ग्रंथों को तो जानते थे, लेकिन उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इसके बाद आधुनिक काल आता है, जो कि संवत 1900 से शुरू होता है। अगर हम इसको ईस्वी में देखें तो 1943 ईस्वी जो है आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा जो है मानी जाती है। यहां से आधुनिक साहित्य आगे बढ़ता है और काव्य का स्थान जो है वो गद्य ले लेता है। इसीलिए भारतेंदु जो रामचंद्र शुक्ल है वो इस काल को गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा, क्योंकि अब तक जो रचनाएं होती थी वो अधिकांश रचनाएं पद्य में थी। आधुनिक काल में आते आते हिंदी की रचनाएं गद्य में भी लिखी जाने लगी और धीरे धीरे ब्रजभाषा से हिंदी साहित्य जो काव्य था वो अब खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था। तो आप इनको एक एक करके समझेंगे। आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आदिकाल का। सबसे पहले आदिकाल की समय सीमा देख लेते हैं। समय सीमा है संवत 1050 से 1375 ईस्वी संवत तक। इस आदिकाल को कई लोगों ने अलग अलग नामों से भी पुकारा है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, तो वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से पुकारा। इसके अलावा बीज बपन काल जो है वो इसको कहा, इस काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आदिकाल को बीज बपन काल कहा। इसके अलावा अपभ्रंश काल भी इस काल को कहा जाता है। अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल कहा गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है। वही राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ है वो अपभ्रंश से माना है, इसीलिए उन्होंने हिंदी का पहला कवि जो है वो स्वयंभू को माना है, जिनका समय जो है वो अपभ्रंश का पहले का समय है। वो आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को भी शामिल करते हैं, इसीलिए उन्होंने हिंदी का पहला कवि जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना था। अपभ्रंश काल उन्होंने नाम दिया। ये नाम विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया और उसको क्या क्या कहा गया। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। इसको बीज बप, इसको कहा सिद्ध सामंत काल। इसके अलावा और बहुत सारे नाम दिए गए, जिसमें चारण काल ग्रियर्सन द्वारा कहा गया। अगर हम चारण काल को देखें तो चारण काल जो है वो ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है, ग्रियर्सन द्वारा, ग्रियर्सन द्वारा चारण काल कहा गया। तो विभिन्न नामकरण हुए हिंदी साहित्य के आदिकाल के, और अलग अलग जो है लोगों ने अलग अलग रचनाओं, प्रवृत्तियों, उनकी विशेषताओं के आधार पर इसका नामकरण किया। अब हम इसमें आगे देखेंगे काल में लिखा गया जो साहित्य है वो किस प्रकार का साहित्य है। हिंदी आदिकाल के अंतर्गत लिखा गया काव्य जो है वो किस तरीके का काव्य था, उसका विभाजन जो है कितने रूपों में किया जाता है। तो आदिकालीन काव्य जो है उसका अगर हम विभाजन करें,
आदिकालीन काव्य। तो इसका विभाजन जो है हमें 3 हिस्सों में करना पड़ता है। पहला है जैन साहित्य, जैन साहित्य, दूसरा है सिद्ध साहित्य, और तीसरा है नाथ साहित्य। आदिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकालीन काव्य पर चर्चा हो रही है, और चर्चा में आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया इस पर चर्चा है। आदिकालीन काव्य को 3 प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया जाता है। एक जैन साहित्य, दूसरा सिद्ध साहित्य, और तीसरा नाथ साहित्य। जैन साहित्य के अंतर्गत जो जैन कवि हैं उनकी रचनाएं आती हैं, जो कि धार्मिक साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में अधिकांशतः जो साहित्य है वो धार्मिक साहित्य है, जो कि उस समय लोगों को धार्मिक उपदेश देने के काम आता था। जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं स्वयंभू। ये जैन साहित्य के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, स्वयंभू, जिनकी एक रचना पयुम चर्यु जो है वो प्रसिद्ध है। पयुम चर्यु, इसको जैन भाषा में रामायण कहा जाता है। इसमें राम और सीता की कथा है पयुम चर्यु में। ये प्रमुख कवि हैं जैन साहित्य के। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध हुए हैं, उनके नाम है, और इन सिद्धों में जो प्रमुख हैं वो है सरहपा। सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना जाता है, जो कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। इनके द्वारा जो लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है वो है दोहा कोश। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है। इसके अलावा 84 सिद्धों में कोकरिप्पा, कंडप्पा, डोम्भिप्पा, ये सारे कवि आते हैं, जिनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और नाथ साहित्य यानी जो नाथ थे, जो नवनाथ हैं, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, जलंधर नाथ, जो नवनाथ है उनके द्वारा लिखा गया साहित्य जो है वो नाथ साहित्य कहलाता है। और नाथ साहित्य में जो प्रसिद्ध है वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है वो नाथ साहित्य के प्रसिद्ध जो है प्रणेता है। तो ये तीनों मुख्य हैं अपनी अपनी साहित्य धारा में। स्वयंभू जैन साहित्य में, सरहपा सिद्ध साहित्य में, और गोरखनाथ जो है वो नाथ साहित्य में। तो सबसे पहले हम उन रचनाओं पर गौर करेंगे जो कि जैन साहित्य के अंतर्गत आती हैं। जैन साहित्य की जो रचनाएं हैं उन पर हम गौर करेंगे कि जैन साहित्य में सबसे पहले स्वयंभू द्वारा लिखित रचना है पयुम चर्यु। पयुम चर्यु ये स्वयंभू द्वारा रचित रचना है। इसके बाद देवसेन की श्रावकाचार प्रमुख रचना है, जिसमें श्रावक धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वो साहित्यकार श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना मानते हैं। इसी में पुष्पदंत, जिनको अभिमान मेरु भी कहा जाता है, उनकी रचना है महापुराण, जिसमें 63 व्यक्तियों के जीवन का चरित्र है। 63 व्यक्तियों का चरित्र चित्रण है महापुराण के अंतर्गत। इसके अलावा जसहर चर्यु इनकी रचना है। जसहर चर्यु का मतलब यशोदा चरित्र। इसके अलावा अगर हम देखें तो शालिभद्र सूरि प्रमुख कवि हैं जैन साहित्य के। शालिभद्र सूरि, जिनकी प्रमुख रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास।
जिसको गणपति चंद्र गुप्त जो है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने हिंदी की पहली रचना भरतेश्वर बहुबली रास को माना है और हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सालिभद्र सूरि को माना है, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने सालिभद्र सूरि को पहला हिंदी कवि माना है और उनकी प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बहुबली रास। इसके अलावा जैन मुनि की रचना विभिन्न जैन मुनियों ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। जिसमें राम सिंह की रचना है पाहुण दोहा। ये जैन कवि हैं राम सिंह, उन्होंने लिखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे जैन साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अलग अलग जो है वो कृतियां लिखी हैं। इन्हीं में एक कवि हैं हेमचंद्र, जिनको अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है, जिनकी रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये जैन कवि की प्रसिद्ध रचना है। इनको अपभ्रंश का पाणिनि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने व्याकरण ग्रंथ की रचना की। उस रचना का नाम, जिसको सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे जैन कवि हुए हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन रचनाओं का जो प्रमुख है वो अपभ्रंश काव्य है। इन जैन कवियों द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आती हैं। यानी जैन कवियों द्वारा लिखी गई सारी रचनाओं को अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत लिया जाता है। अपभ्रंश हिंदी से पूर्व की अवस्था जो है वो अपभ्रंश कहलाती है। अगर हिंदी के विकास क्रम को अगर हम देखें तो हिंदी का विकास क्रम जो हुआ है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, जिसको कुछ लोगों ने अवहट्ट भी कहा है, अवहट्ट। और इसके बाद जो आती है अगली अवस्था आती है हिंदी। तो हिंदी से जो पूर्व की अवस्था है वो अपभ्रंश कहलाती है। इसीलिए बहुत सारे साहित्यकार जो अपभ्रंश साहित्य है उसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। लेकिन कुछ साहित्यकार ये मानते हैं कि हिंदी का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है, इसीलिए हिंदी की जो प्रारंभिक अवस्था है उसको अपभ्रंश ही कहा जाएगा। और जब हिंदी की पूर्व अवस्था को अपभ्रंश कहा जा रहा है तो उसके साहित्य को हम हिंदी साहित्य से अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी साहित्य में शामिल किया जाता है। तो जैन साहित्य जो है वो अपभ्रंश साहित्य भी कहलाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि और अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे जुड़ें और इस शैक्षिक आंदोलन में प्रतिभाग करें, उससे जो है कुछ अच्छा सीखें और उनके जीवन में कुछ काम आए। धन्यवाद।